हेलो। क्या कोई डीपीपी डिस्कशन था क्या? एक डीपीपी नंबर B8। तो कोई क्वेश्चन पूछना है आपने B8 में से? नहीं, इजी सारे क्वेश्चन। तो ये B8 डिस्कस हो गया। ठीक है, अब और क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 में रोलिंग बोला है। माने प्योर रोलिंग मानना है। ठीक है, तो अब अपने शीट का डिस्कशन है। निकाल लीजिए शीट का हिसाब। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 में F2 पूछना चाहते हो? क्वेश्चन F2 लिखा है कि फॉर्मूला जो है x = 3। ये वाला क्वेश्चन। ऐसा कुछ x और z के डायमेंशन दे रखे हैं, कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ y क्या होगा? तो x का डायमेंशन है कैपेसिटेंस का, तो x को कैपेसिटेंस लिख लो, और z मैग्नेटिक फील्ड वाला है, तो इसको B² लिख लो, है ना? अब इसको हमको y के डायमेंशन लिखना है, तो कैपेसिटेंस। अब अपन को कोई ना कोई फॉर्मूला चाहिए जिससे इसको हटा सकेंगे हम। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है B × 2πr = μ0 × I। तो चाहे तो B को अपन अपन को तो y चाहिए, तो y हो गया कैपेसिटेंस अपॉन मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। या फिर फोर्स का भी फॉर्मूला देख सकते हो, F = QVB।
ये ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। और फिर C को आप लिख सकते हो Q इज इक्वल टू सी वी, तो C इज इक्वल टू Q बाय वोल्टेज, है ना, ऐसा लिख लेते हैं। तो C को अपन लिख लेते हैं Q अपॉन डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस, और B को निकाल लेते हैं फोर्स अपॉन क्यू वी का स्क्वायर, ये आ गया। तो y का वैल्यू आ गया हमारे पास, Q क्यूब हो गया ना, Q का क्यूब हो गया, और ऊपर आ गया V स्क्वायर, और V का स्क्वायर हो गया, नीचे क्या आ गया F स्क्वायर इंटू डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को भी अगर हम लिखना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस Q इंटू वी पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, तो इसको ऊपर नीचे Q से गुणा कर देते हैं, Q से गुणा करेंगे तो ये एनर्जी हो गई। तो y हो गया अपने पास Q की पावर 4 वेलोसिटी की पावर 2, और नीचे आ गया एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं ऐसा। अब अपन इसके डायमेंशन लिख लेते हैं, जो भी लिखना चाहेंगे। तो Q जो होता है, चार्ज को अपन लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम, है ना, चार्ज को लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम का पावर 4, और वेलोसिटी को लिख सकते हैं एल टी माइनस 1 की पावर 2, और एनर्जी को लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ml2t-2, ml2t-2, ये एनर्जी का हो गया। फिर फोर्स का क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, mlt-2 का स्क्वायर। अब डायमेंशन देखें हम, तो कुछ आ रहा है। अब देखो सबसे पहले m के डायमेंशन देखो, m की पावर -3 आ गया। अब l के डायमेंशन देखो, यहाँ पे l की पावर 2 है, नीचे l की पावर 4 है, -2 आ गया। t का पावर देखो, अब नीचे कितना हो गया, -6, -6 ऊपर +2, तो +8 आ गया। t की पावर 8, करंट की पावर 4, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा आंसर है। ठीक है, MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड, सिंपल यूनिट जो हम मानते हैं, वही सिस्टम। तो ये बात हो गई, और पूछिए कुछ। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, और कुछ नहीं। F6 का सी ऑप्शन, अगर हमने वेलोसिटी 3 mv/क्यूबी के बराबर दिया, नहीं मतलब विड्थ, विड्थ दिया ना ये, तो अब ये विड्थ इसके रेडियस से भी ज्यादा हो गया, तो अब ये अंदर घूम जाएगा और लौट के वापस आ जाएगा। तो क्या पूछना है, तो कितना है, 180 डिग्री हो गया ना, यूं जा रहे थे, यूं जाने लग गए, तो कितना डिग्री घूम गए, 180, नहीं दिया क्या, हो गया ना। अब बताइए पार्ट 1 में और कुछ नहीं, अब पार्ट 2 में आ जाते हैं हम। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2।
एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 है। कोई क्वेश्चन उसमें? नहीं है। अब पार्ट 3 में आ जाते हैं। पार्ट 3 में कोई क्वेश्चन? पार्ट 2 में कुछ दिक्कत रह गया? पार्ट 3 2 का E1 इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये वाला। इससे पहले मैग्नेटिक फोर्स, एक प्रोटॉन है, m मास का, एंटर करता है, ये ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है ना। देखो एक तो होता है रेडियस और एक होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये जो हेलिकल पाथ होता है ना, इसको हम कहते हैं सर्कल प्लस स्ट्रेट लाइन। तो जो सर्कल की रेडियस है वो तो होगी रेडियस ऑफ हेलिक्स। वो अपन ने निकाली थी एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी। इसका ये फॉर्मूला आता है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इस फॉर्मूले से ही इसका रेडियस मिलता है। परंतु ये जो कहना चाहते हैं, वो ये जो एक्चुअल पाथ है ना, ये वाला पूरा पाथ, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ रहा है वो पूछ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, दो स्ट्रेट लाइन का सम है u और एक u, है ना। तो अब इसमें तो कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, पर इसका तो है ना। ये दोनों डिफरेंट बात है। जो इक्विवेलेंट पाथ है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वो सवाल है हमारा, न कि हेलिक्स की रेडियस पूछी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का तो फॉर्मूला आप 11वीं में पढ़ के आए हो, हर एक को पता है, कोई भी कर देता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। ए परपेंडिकुलर का मतलब वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो एक्सेलरेशन के पर मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, ये फोर्स जो होता है ना, ये खुद ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो इससे जो भी एक्सेलरेशन आएगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही आएगा। तो फोर्स अपॉन मास, फोर्स की वैल्यू होगी क्यू पी बी साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट हटाएंगे तो वैल्यू आएगी क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां से v से v कट गया, तो ये आ गया एम वी अपॉन क्यू बी साइन थीटा। इसमें साइन थीटा नीचे आ गया, उसमें साइन थीटा ऊपर था, है ना। बात समझ में आई क्या? आप लोगों का आ गया था आंसर? पहले पीछे देखा होगा, फिर उसको लाने के लिए हिसाब लगाया होगा कि साइन थीटा नीचे कैसे लाए, ऊपर आ रहा है हमारा। तो अकड़ बकड़ करके नीचे कर दिया होगा। कुछ लोग तो अभी तक जगह भी नहीं, कुछ को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या डिस्कशन चल रहा है ना। वो तो कब जाके जब एग्जाम आएगा तब अपनी शीट खोलेंगे कि अब पढ़ता हूँ, अब डर लग रहा है ना। आगे बढ़ो। सब लोगों को राजा थोड़ी बनना है ना, कुछ लोगों को प्रजा भी तो बनना है। तो पार्ट 3 में चले हम, है ना। पार्ट 3 में बताइए, सेक्शन एफ, सेक्शन एफ का आखिरी F6 F4, ठीक है। F4 क्वेश्चन देखते हैं। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट से वेस्ट की तरफ, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और वो चलता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो गया। तो बात हो गया ना कंप्लीट। जब सवाल में जी दे रखा हो 10, तो किस लिए दे रखा है वो?
समझने के लिए दिया होगा, मास भी लिखा होगा 10⁻⁻, इतना किलोग्राम। जब एम भी दे रहा है, जी भी दे रहा है, फिर एम जी हम क्यों नहीं लगाएं? लगाएंगे हम, क्योंकि अकेला मैग्नेटिक फोर्स लगाओगे तो कैसे चलेगा, वो वैसे भी नहीं चल पाएगा, लगाए बगैर काम भी नहीं चल रहा ना। ठीक है, तो इस तरह से ये अब रह गया G1, G1। चलो G1 में देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन G1 में देखिए, एक इलेक्ट्रॉन गन, इतना नाम लगाने से काफी सवाल छोड़ने के लिए। इलेक्ट्रॉन गन, ये क्या होता है, ये कैसे करेंगे? Emits electron with this much kinetic energy traveling in positive x direction, and the electrons are required to hit the spot S, where GS is this, and the line GS makes angle 60 degree with the x-axis as shown in figure. A uniform magnetic field B parallel to GS exists in the region outside the electron gun. The minimum B needed to make the electron hit target. क्या बोल दिया? थोड़ा वैसा हो रहा है। तो जो भी है सवाल तो हम जानते हैं ना, इसमें कुछ है ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज चलेगा उसके तो सीधा चलेगा, सर्कल में चलेगा, या फिर हेलिकल चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। कितने घुमा लें, इलेक्ट्रॉन गन ले आए, कुछ ले आए, हम थोड़ी डरेंगे, है ना। अब देखो सवाल में ये हो रहा है कि बी तो है इस तरफ, बी टेढ़ा दिखा रखा है चित्र के अंदर, और इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो है उनकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो कर देंगे हम। ये लो, ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ये लो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रॉन जो है इसको वेलोसिटी हमने दिया इस तरफ, ये वाला एंगल 60 डिग्री। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहीं पर एक पॉइंट है एस, जिसका डिस्टेंस हमको दे रखा है 0.1, ये डिस्टेंस है 0.1। तो ये कौन सा केस हो गया बताओ भाई, क्या होने वाला पाथ? हेलिकल पाथ होने वाला, सब समझते हैं। तो इस तरफ तो हो गया v cos 60, और इस तरफ हो गया v sin 60। इस मैग्नेटिक फील्ड का तो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे ध्यान लगा रहता है कि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कौन सा, ये रहा। अब इसको ये चक्कर कटाएगा, बताओ मैग्नेटिक फोर्स किधर होगा? मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? v क्रॉस b, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, तो किधर होगा? अंदर की तरफ होगा, है कि नहीं? क्यू भी तो आता है ना, क्यू वी क्रॉस बी, तो क्यू का साइन माइनस का हो गया, तो v क्रॉस बी से इधर आया फोर्स, मतलब माइनस हो गया, तो इसलिए हो गया उधर, तो इसका सेंटर हो गया उधर। तो अब ये क्या करेगा, v साइन थीटा को ऐसे चक्कर कटाएगा, ये v साइन थीटा ऐसे चक्कर काटेगा इस तरफ, यूं इधर। अब ये जो हमारी एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड वाली, ये तो इस पे टेंजेंट होगी, तो ये चक्कर काट करके कब इसको टच करेगा ये बात करें, तो एक राउंड कंप्लीट होगा ना। तो जैसे यहां से शुरू हुआ ये, तो यूं करके ये यहाँ पे एक बार राउंड कंप्लीट होगा, फिर दूसरी बार राउंड कंप्लीट होगा, फिर तीसरा राउंड कंप्लीट होगा। तो ऐसे इस लाइन को कब कब टच करेगा, जब एक राउंड कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अब अपन को इसको टच करवाना है, तो जरूर वो कोई टाइम पीरियड का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो टारगेट है लेंथ 0.1, दिस शुड बी इक्वल टू v cos 60 इंटू एन टी, कोई ना कोई टाइम का मल्टीपल होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल, तभी वो उससे के टच कर सकता है। अब मिनिमम के लिए n को देखेंगे, शायद 1 रखना है, क्या रखना है, n की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे मिनिमम के लिए। तो अब आपको
क्या चीज की कमी है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो लगा ही दोगे। v/2 हो गया ना, v cos 60, v/2 2πm/qb। अब आपको क्या चाहिए, b कम से कम चाहिए ना, तो n कम से कम ले लो एक बार में। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो? लेना चाहते हो? जैसे मान लो कि हम किसी पत्थर को फेंकते हैं u वेलोसिटी से, थीटा एंगल पर, और इधर एक्सेलरेशन g है, और तुम ये कहो कि मैं g के कंपोनेंट लेना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत तो क्या होगा इसमें? g के कंपोनेंट ले सकते हो। ये वाला एंगल थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो इधर g cos थीटा हो गया, इधर g sin थीटा हो गया। फिर इस प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे पढ़ोगे, यूं? अभी आसान है कि मुश्किल है? अब तुमने बी का कंपोनेंट लिया, इसमें देखो क्या होने वाला है, इसकी बात देखते हैं। यहां पर ये वेलोसिटी है। अब बी का एक कंपोनेंट ले लिया इस तरफ, b cos 60 और b sin 60। ठीक है, तो b sin 60 इस v को घुमाएगा, है ना? किधर घुमाएगा? तो v क्रॉस b से सेंटर इधर आया, तो ऐसे घुमाया। फिर जब ये इधर आएगा, तो उस v में भी फिर एक कंपोनेंट आ जाएगा जो b cos 60 की तरफ होगा और उसके परपेंडिकुलर होगा, फिर उसको वो घुमाएगा, है ना? जैसे थोड़ा सा तुमने घुमाया इसको, फिर इसका एक कंपोनेंट इधर आया परपेंडिकुलर, फिर उसको वो घुमाएगा, फिर दोनों घुमा के कैसे हिसाब लगाओगे? लग जाए तो बता देना, लगा नहीं होगा निश्चित तौर पे, नहीं लग पाया ना, तो ऐसा काम नहीं करते। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कंक्लूड क्या करें, किसका कंपोनेंट करना चाहिए? बताओ भी किसका। अरे इस सवाल के लिए नहीं पूछ रहा, ऐसे जैसे इसके अंदर वेलोसिटी का किया, उसमें भी वेलोसिटी का ही किया, तो इसलिए आप कह रहे हो कि दोनों में वेलोसिटी किया, तो वेलोसिटी का करना चाहिए। देखो, जो चीज फिक्स है ना, उसके कंपोनेंट नहीं करने चाहिए। जैसे जी फिक्स है, तो उसको क्यों चेंज करो इधर उधर? वी तो बदलने, यू तो बदलने वाला है, जी फिक्स था। ऐसे बी फिक्स है, वी तो बदल रहा है ना घूम के, भले मैग्नीट्यूड में नहीं बदल रहा है पर डायरेक्शन वाइज तो बदल ही रहा है वी। जो चीज बदलती है उसके कंपोनेंट करते हैं, जो नहीं बदलती है उसके नहीं करते हैं। तो बदलने वाली चीज का कंपोनेंट नहीं बदलने वाले की तरफ और उसके परपेंडिकुलर करते हैं, ये ऐसा रिवाज है। ठीक है, बनाने से तुम्हें किसने रोका? बस सवाल गलत हो सकता है, इतना ही है। है ना? मतलब ये है कि जो तुम यूज करने जाओगे, जो भी तुम यूज करना चाहते हो, अगर उसमें बी में फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे तुमने इन दोनों वायर का ऐसे, हाँ, तो उससे तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे इनडायरेक्टली, जैसे इस वायर पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो तुम उन दोनों को ऐसे वेक्टर एडिशन करना चाहते हो, तो पहले वायर को ऐड कर लो, एल लेंथ, आई एल क्रॉस बी होता है ना, तो L1 वेक्टर हो गया, बी कॉमन आ गया, तो L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर आ गया ना। तो जब बी चेंज नहीं होगा तब तो कॉमन ले सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? I1 L1 क्रॉस बी प्लस I2 L2 क्रॉस बी।
जो नेट बना, अब तुम कुछ और चीज पूछ रहे हो। एक वायर है जिसमें I1 करंट जा रहा है और दूसरा वायर है जिसमें I2 करंट जा रहा है। अब इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हो तो उसके लिए तुम पहले प्रूव करो। तो बी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखो, उसको लिखो, फिर कॉमन आ रहा है क्या कुछ? लिख पाओगे तो नहीं आएगा, लिख पाओगे तो हो जाएगा, तो नहीं होगा वो मुझे मालूम है। लेंथ में इसमें जरूर हो रहा है, अगर ये दोनों कॉमन है तो लेंथ का सम जरूर हो रहा है। लेंथ का तो अपन ने देखा है, टेढ़े मेढ़े को सीधे से रिप्लेस करते हैं तो वेक्टर एडिशन हो रहा है ना लेंथ का, तो क्योंकि बी एक जैसा है तो पहले छोटे हिस्से में पहले प्रूव होगा इक्वेशन से, फिर इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अब पार्ट 2 कंप्लीट, पार्ट 3 भी हो गया है ना? और कुछ, और कुछ नहीं था क्या बस? G2, G1 के बाद G2। एक बीम है प्रोटॉन की जो एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड में और 60 डिग्री का एंगल बनाती है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। पिच ऑफ हेलिकल पाथ, पिच निकालना है, तो इसमें कुछ 10 की पावर का फर्क पड़ रहा है क्या? आंसर 40/3 आ रहा है, सभी का आ रहा है क्या ऐसा? मुझे भी ऐसे लग रहा है, दूसरे बैच में भी ऐसा ही हुआ था डिस्कशन में, क्योंकि ये तो सीधा सवाल है, तो इसमें गलत तो क्या करोगे आप लोग, है ना? मान लेते हैं सब लोग। ठीक है, चलो एक बार चेक ही कर लेता हूँ, क्या पता आप लोग गलत कर देते, है ना? एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि प्रोटॉन की बीम मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करती है और उसकी स्पीड इतनी है, एंगल 60 डिग्री है, पिच ही पूछा है अपन से, तो क्या गलत करोगे, मुझे दिख नहीं रहा बात। पिच का तो फॉर्मूला आप सीधा लगा लोगे, v cos थीटा इंटू 2 πm अपॉन क्यू बी। तो सब आपको अच्छे से दे रखा है, बी भी दे रखा है, वी भी दे रखा है, थीटा भी दे रखा है। थीटा किसके साथ है? 60 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा वही दिया जो चाहिए, मिलीमीटर में निकालना है बस। तो v का वैल्यू है 4 × 10⁵ है ना? रख लेते हैं 4 × 10⁵। cos 60 आ गया, हाफ 2 π m अपॉन क्यू, 10⁻⁻6 लिखा है कि 8 लिखा है? 8 लग रहा है मुझे तो। b कितना है? 0.3। तो ये कितना बैठ गया? 2 से 2 कट गया, और 10 की पावर को देखते हैं अपन, 10⁻³ हो गया, तो 40/3 पाई, एक पाई रह गया ना, मिलीमीटर। तो आंसर किस फॉर्मेट में दिया है? n पाई लिखा है ना? ठीक है भाई, यही तो आ रहा है आंसर, सही आ रहा है। तो ये बात हो गई, और बताइए कुछ, हो गया ना सब? तो ये शीट का अब और कोई डिस्कशन नहीं बचा है, ये लो आगे बढ़ते हैं हम। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड है।
एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज किया, ये सवाल चल रहा था हमारा, यहां से बात रोक दी थी मैंने। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आ जाए और चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से रिलीज कर दें, तो आपसे सवाल ये है, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी, एक ऑप्शन है 1D, 2D, 3D, 5D। अरे अभी नया थ्योरी आया है। ID नहीं, वो कुछ और है, नंबर ऐसे ही कुछ, न 2 है न 3 है। चलो ऐसे ही छोड़ो, नन, ठीक है, इनमें से नहीं हो। तो आप लोगों ने एक फैसला करना है, घर पे कर लिया होगा, है ना? सब लोगों ने निशान लगा लिया, एक ऐसे लिखो कुछ जवाब कि ये मेरा एक आंसर है। ठीक है, सब लोगों ने कुछ हिसाब लगा लिया है, तो अब हम मिलाते हैं। तो जिनका कहना है कि 1D इज द करेक्ट चॉइस, 1 डायमेंशन, तुम कह रहे हो, एक विद्यार्थी है जो 1D कह रहे हैं, बाकी नहीं कह रहे हैं। तुम कहना चाह रहे हो क्या? हिम्मत नहीं हो रहा, दोस्त ढूंढ रहे हो? 1D में एक ही विद्यार्थी है, 2D होगा, 2D के सपोर्टर, 1 2 3 4, 4 विद्यार्थी कह रहे हैं 2D। 3D पाथ होगा, 3D कहने वालों की संख्या ज्यादा है। नन ऑफ दिस, जो पाथ होगा वो इसमें लिखा ही नहीं है, कुछ चलेगा ही नहीं, तो न 1D न 2D, वहीं रह जाएगा। ऐसा कुछ है क्या कोई? नन ऑफ दिस जरा, ऐसा कोई नहीं, तो आप देखो कैसे करेंगे। अच्छा देखो, जिन्होंने आंसर बताया उनमें से एक विद्यार्थी जिसने 1D बताया, तो हम 1D वाले से पूछेंगे, वो क्योंकि वो सबसे अलग विचार रखता है, हम ऐसा सोच नहीं पा रहे हैं। तो बाकी लोग जो 3D वाले ध्यान से सुनेंगे, क्या पता है आप लोग गलत हो, है ना? 1D के विचार बताओ भाई, 1D कैसे है? इसका कहना है कि देखो, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे, तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, तो सीधा चला जाएगा। तो इसलिए 1D होगा। कोई इसके खिलाफ कुछ कहना चाहता है? ये कुछ कहना चाह रहा है, बोलो। इसका कहना है कि वेलोसिटी तो शुरू में 0 है, जब कुछ 1D में चलेगा तो कुछ v तो आएगा ही, फिर आएगा तो फिर कैसे 0 होगा? जस्ट आफ्टर में पाथ हो जाता है। जस्ट आफ्टर में क्या चला? जस्ट आफ्टर में तो वहीं रह जाऊंगा, बैठो। जस्ट आफ्टर में कुछ नहीं हो पाता, है ना? तो 1D वाले ने तो कहा कि भाई उसने गलती कर दिया, उसने तो बस जब वो खड़ा था ना, बस वहीं वहीं का बता दिया कि यहीं से स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। इतनी छोटी सी लाइन दिख रही है कि कहाँ जा रहा है वो, ये थोड़ा सा भी चल जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, बिना चले ही स्ट्रेट लाइन में बता रहा है ना? तो उसका तो गड़बड़ हो रहा है।
अब 4 विद्यार्थी ऐसे थे जो कह रहे थे कि 2D होगा, है ना, तो हम उनसे पूछेंगे, वो भी कम लोग हैं। तो 3D वाले ध्यान से सुनना भाई, कहीं वो 2D वाले लोग ठीक निकल जाए, है ना। तो 4 कौन कौन थे वो? ए, तुम थे ना 2D में, एक इधर भी है, तुम भी हो। चलो ये बताएगा विद्यार्थी, इसकी बात सुनेंगे हम। ध्यान से सुनना भी 3D वालों, ये कह रहे हैं कि ई की वजह से इसमें कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। सब लोग बोल रहे हैं यस, ठीक है। अच्छा, जो भी वेलोसिटी ई लेके आएगा वो तो बी के परपेंडिकुलर ही लाएगा, ये भी सब लोग मान रहे हैं, आगे बढ़ो। तो मैग्नेटिक फील्ड उस वेलोसिटी को घुमाएगा, ठीक है, आगे बोलो। एक ही एक जगह घूमता रहेगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? रेडियस बढ़ता जाएगा। तो रेडियस बढ़ता जाएगा तो किधर जाएगा फिर वो? तो भाई जो लोग 3D कह रहे हैं उनके समझ में आएगी 2D? एक ही 2D कैसे भाई, इसको कैसे प्रूव किया ये बताओ थोड़ा। तो तुम कह रहे हो कि सर्कुलर मोशन करेगा, कौन से प्लेन में? ई और बी के प्लेन में? ई और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? अच्छा, 3D वालों को इसकी बात समझ में आ गई कि 2D की? चलो बेटो, अब 3D में किसको कॉन्फिडेंस है? इतने सारे लोग 3D वाले हैं, 3D में कौन समझा रहा है? हाँ, थ्री क्या तुम 3D में समझा रहे हो? क्या बात है, दोनों तरफ ही, इधर का इधर। 2 मिनट, इसकी बात लिखते जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर अपन एक्सिस बनाए तो ये एक्सिस बन गई इस तरफ एक्स एक्सिस, और इधर बन गई वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लाता है, तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में आ गई, और इसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गया, इसकी वजह से एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हमें ये पता लगा कि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, आगे बोलो। वाई तो ये डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन? अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है की वजह से एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में आएगा, सॉरी जेड डायरेक्शन, जेड में आएगा। उससे वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट आएगा, जेड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो इसका मतलब अब इसके पास, हाँ, कुछ कर्व पाथ लेगा, वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे, किधर किधर होंगे? जिधर भी होंगे वो हमेशा वो वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? आगे बोलो। तो वो एक्स वाई प्लेन में कहीं, एक्स जेड प्लेन में कहीं आ जाएगा, यूं कह रहे हो? तो क्या कह रहे हो, 2D कह रहे हो कि 3D कह रहे हो? अच्छा, 2D मान के 3D मान के 2D समझा दिया। बैठो।
देखो ऐसा है कि जो y डायरेक्शन है ना, वी वाई 0 है, ए वाई 0 है, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं, y डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का कंपोनेंट नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड तो कभी अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता नहीं है ना। वाई वो डायरेक्शन है जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा अपने परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, क्यू वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट से फोर्स आता है। तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, तो वाई में मैग्नेटिक फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का कोई वाई में कंपोनेंट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का कोई वाई में कंपोनेंट नहीं, तो वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, और वाई डायरेक्शन में पहले से कोई वेलोसिटी भी नहीं, तो फिर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी नहीं। तो जब वाई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, कोई मोशन ही नहीं, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं, तो जो चलेगा वो एक्स जेड प्लेन में चलेगा। तो पार्टिकल विल मूव इन एक्स जेड प्लेन। आंसर हो गया 2D। तो पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी 2D। ठीक है, अब उसका पाथ का इसका पोजीशन बताओ टाइम के फंक्शन। ये लो, अब अगला सवाल ये, t इक्वल टू 0 पर इसका चार्ज क्यू मास है, फाइंड पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इस चार्ज पार्टिकल का पोजीशन आप टाइम के फंक्शन में बताओ। अब देखो कैसे करते हैं। 2 मिनट आपने सोच लिया होगा। माना किसी समय वेलोसिटी थी वी एक्स आई के वी जेड के घूमते घुमाते हो गई। ये किसी टी टाइम का डायग्राम का मामला हो रहा है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ये हम लिख लेते हैं। अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उससे हमें पाथ का कुछ, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी से कोऑर्डिनेट्स आएंगे, कोऑर्डिनेट से पाथ आएगा। तो वही रास्ता हमने चुना है। तो इसके लिए मैं वैल्यू रखने जा रहा हूँ क्यू वी की जगह आ गया वी एक्स आई के वी जेड के क्रॉस बी। बी किस तरफ है बताओ भाई? बी जे के प्लस क्यू ई किस तरफ? आई के डिवाइडेड बाय एम, क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू ई, ये हो गया टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो आगे एक्सेलरेशन, तो आई क्रॉस जे क्या होता है?
आई क्रॉस जे के हो गया, और के क्रॉस जे, तो बस अपन अलग अलग कर लेते हैं एक्सेलरेशन के कंपोनेंट। तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट के क्रॉस जे से आएगा और एक वहां से आएगा, तो ये आएगा क्यू ई बाई एम, और के क्रॉस जे आपने बताया माइनस, तो माइनस क्यू बी वी जेड बाय एम। ये एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट हो गया, और एक्सेलरेशन का जेड कंपोनेंट, जेड आएगा आई क्रॉस जे, तो ये हो जाएगा क्यू वी एक्स इंटू बी डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम डी वी एक्स बाई डी टी, इसको हम लिख सकते हैं डी वी जेड बाई डी टी। अब देखो इस वाले इक्वेशन में वी जेड आ रहा है, और इसके इक्वेशन में वी एक्स आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वी जेड बाई डी टी यहाँ पर है, तो इसे उठा के उसमें रख देंगे ना, ये वी जेड यहाँ पर है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से उठा के उसमें रख देंगे, और ये कांस्टेंट है, ये तो खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने से। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, तो डी स्क्वायर वी एक्स बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस क्यू बी बाई एम डी वी जेड बाई डी टी। डी वी जेड बाई डी टी को उठा के यहाँ से वहां रख देते हैं, रखने में क्या जाता, टाइम जाता। इसका तो हो गया स्क्वायर। अब देखो एक्स एक्स में आ गया, पूरा रिलेशन एक्स में आ गया ना। अब ये क्या दिख रहा है आपको, ऐसा कभी देखा, एसएचएम में होता था, है ना, डबल डेरिवेटिव और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब ये तो एसएचएम की इक्वेशन हो गया, सीधे ही सॉल्यूशन लिख देते हैं। एक्सेलरेशन की इक्वेशन आपको याद दिलाता हूँ, एसएचएम में ये होती थी ना माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर वी हो गया ना, यही तो है वो। इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन है वो एसएचएम की इक्वेशन है, लिख देते हैं, ये लो। तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वी नॉट एक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, साइन लिखना है कॉस लिखना है कुछ भी लिख लो, जिसमें ओमेगा की वैल्यू क्यू बी बाय एम। देखिए अच्छा लग रहा है कि ओमेगा वही आ गया क्यू बी बाय एम, है ना, जो हमने रट रखा है। अब इस इक्वेशन में से ओमेगा तो मिल ही गया, अब वी नॉट एक्स कितना है और फाई नॉट कितना है, ये हमें और निकालना है। तो इसके लिए हमें कुछ पता होना चाहिए, जैसे t इक्वल टू 0 पर वी एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो t इक्वल टू 0 पर वी एक्स 0 तभी होगा जब फाई नॉट 0 होगा। तो इससे पता लग गया कि फाई नॉट की वैल्यू 0 है। तो t इक्वल टू 0 पर वी एक्स इक्वल टू 0 है, इसका मतलब फाई नॉट 0 हो गया। तो इसका मतलब फिर वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स
साइन ओमेगा टी हो गया। ठीक है, तो वी नॉट एक्स साइन ओमेगा टी ऐसा हमको पता लग गया। अब हम क्या करते हैं कि इस वी एक्स को उठा के यहाँ रख देते हैं, और जो वी एक्स है ना इसको यहाँ रख लेते हैं, तो फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो डी वी जेड बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। क्यू बी बाई एम को तो ओमेगा ही रख लेते हैं अपन, ओमेगा है ना, सिंपल लगेगा, थोड़ा छोटा लगेगा। वी नॉट एक्स साइन ओमेगा टी ऐसा आ गया। अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो ये इंटीग्रेट हो जाएगा, क्या आएगा, वी जेड। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आता है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा, तो डिवाइडेड बाय ओमेगा, ओमेगा कट जाएगा, तो माइनस वी नॉट एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट जरूर लाते हैं, अगर बिना लिमिट के साथ करते हैं। अभी कैसे हटाएंगे कांस्टेंट, टी इक्वल टू जीरो पर वी जेड जीरो है तो इसको जीरो रख देंगे, टी जीरो रखेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ गई, वी नॉट एक्स। तो टी इक्वल टू जीरो पर वी जेड जीरो, तो सी आ गया वी नॉट एक्स। तो इस प्रकार हमको मिल गया वी जेड, वो आ गया वी नॉट एक्स वन माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ऐसा आ गया ना। अभी भी वी नॉट एक्स तो रह ही गया, कैसे निकालें, वी नॉट एक्स कैसे निकालेंगे वी नॉट एक्स निकालने का कुछ बताओ भाई, कैसे निकालेंगे। मैं बताऊं, तो इसमें t इज इक्वल टू जीरो पर, देखो t इक्वल टू जीरो पर हम एक जानते हैं कि डी वी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम, होगा कि नहीं होगा। t इक्वल टू जीरो पर डी वी एक्स बाई डी टी क्यू ई बाय एम होगा, क्योंकि फोर्स सिर्फ क्यू ई होगा, क्यू ई बाय एम से एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए फिर क्या करूंगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा ऊपर वाले को, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते, तो डी वी एक्स बाई डी टी, तो ये हो गया ओमेगा वी नॉट एक्स कॉस ओमेगा टी, ये आ गया ना। अब टी इक्वल टू जीरो पुट कर दिया तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया क्यू ई बाय एम, क्यू ई बाय एम इज इक्वल टू क्यू बी बाय एम वी नॉट एक्स, और ये तो वन आ गया टी जीरो रखने से, तो वी नॉट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ई बाय बी, सुंदर सी वैल्यू आई ई अपॉन बी। ठीक है, ई डिवाइडेड बाय बी, ये वी नॉट एक्स की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार सरलता पूर्वक हमने ये प्राप्त कर लिया कि ई बाय बी साइन ओमेगा टी
और वी जेड ई बाई बी 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो इससे मुझे मिल गया एक्स और जेड कंपोनेंट वेलोसिटी का टाइम के फंक्शन में। कोऑर्डिनेट बताने में क्या जाता, थोड़ा सा टाइम जाता। बता दो। बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक्स कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और जेड कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब तो सब मिल रखा है आपको। है कुछ आंसर निकालिए, नहीं तो छोटा सा इंटीग्रेशन है तो बड़े बड़े इंटीग्रेशन करने लगे होंगे आप लोग, है ना। क्यू बाय एम काट दिया, वी नॉट एक्स का वैल्यू निकाल लिया ना यहाँ से, टी जीरो रख दिया, कॉस जीरो वन होता है, ओमेगा का वैल्यू रख दिया। अब आप लोग मुझे बता रहे थे क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस ई बाई बी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा तो कर दिया ना, कुछ कांस्टेंट वांस्टेंट नहीं है, फिर कांस्टेंट का वैल्यू प्लस कांस्टेंट आया तो टी इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो है, तो ई बाई बी ओमेगा आ गया ना। तो कुल मिला के ऐसे बताओ फिर, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, ये है एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया ना। अब बताओ जेड कोऑर्डिनेट, ई बाई बी इंटू टी माइनस ई बाई बी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट तो जीरो आ जाएगा अब की बार। ठीक है, तो अब आपको मिल गया पोजीशन, किसी भी टाइम टी पे पोजीशन निकाल सकते हो, मालूम चल गया ना। अब इससे क्या दिख रहा है, इसको देखोगे तो क्या पता लग रहा है, इसे पढ़ना जानते हो मतलब क्या समझ में आया। एक्स डायरेक्शन में तो एस एच एम कर रहा है, पता लग गया ना। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है, देखो कॉस फंक्शन की सबसे वैल्यू माइनस वन से वन जाएगी ना, तो वन जब रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब ये माइनस वन होगा, तो इसका डबल होगा। तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया,
तो ओरिजिन इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया और एक इसका डबल डिस्टेंस पे दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस तरफ अगर अपन एक्स एक्सिस ले लें और इस तरफ जेड एक्सिस ले लें तो इसका मोशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग एस एच एम का आ रहा है। ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे आना। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कर रहे हैं एस एच एम, ऐसा पता लगा ना इस इक्वेशन से। और जेड एक्सिस के लॉन्ग ये वाला टर्म तो एस एच एम का है, पर ये वाला तो कांस्टेंट वेलोसिटी का है। दो मोशन का सुपर पोजिशन है। एस एच एम करता हुआ आगे जा रहा है, जेड में यूं यूं करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, यूं। अब दो दो एस एच एम हो रहे हैं, एक यूं एक यूं, मिला के क्या हुआ, मिला के ये हुआ। अच्छा नहीं लगा, थोड़ा ये डिस्टेंस छोटा कर दे। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे चलेगा, रेस्ट, फिर रेस्ट पे आएगा, फिर वापस शुरू करेगा, फिर रेस्ट पे आएगा, फिर वापस शुरू करेगा। यूं जाता है, ऐसे जाता है, फिर रुक जाता है, फिर ऐसे जाता है, थोड़ा आगे जाता जाता है, फिर रुक जाता है। ऐसे किसी को चलते देखा? ये जो व्हील का लोएस्ट पॉइंट होता है ना, वो ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर रुक जाता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, रुक जाता है, होता है ना। तो अगर कोई व्हील है जिसका सेंटर चलता है वेलोसिटी ई बाई बी से और जो घूमता है ओमेगा क्यू बी बाय एम से, और जिसकी रेडियस v बाय ओमेगा है, तो इसका अगर मैं किसी समय इसके किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम, एक तो घूमने की वजह से और एक ट्रांसलेशन की वजह से। तो कैसे लिखोगे आप? किसी भी टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर, जैसे मान लो ये यहाँ आ गया, किसी भी टाइम टी पर ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो ये हो गया ओमेगा टी, और इसका सेंटर जो है टी टाइम पे आगे चला जाएगा वी टी ई बाय बी इंटू टी।
तो अब आप इसका बताओ कि इस डायरेक्शन को अपन z एक्सिस बोल रहे हैं ना, और इस डायरेक्शन को x एक्सिस बोल रहे हैं। तो बताओ कि इस वाले पॉइंट P का, इस P पॉइंट का x z कोऑर्डिनेट क्या होगा? E बाई बी इंटू टी, सेंटर का हो गया। फिर ये लेंथ आ जाएगा माइनस आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी होगा ना, ये इसका z कोऑर्डिनेट हो गया। और इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? आर इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। कभी हमने लिखा नहीं था ऐसे, पर जो व्हील चलता है उसके पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो वो वही आ रहा है जो ये आ रहा है। अच्छा देखो, ई बाई बी तो वी है, वी अपॉन ओमेगा आर हो गया ना, ई बाई बी तो वी हो गया, वी अपॉन ओमेगा आर हो गया। आर अपन ने वो लिखा उधर वी अपॉन ओमेगा, मतलब आर की वैल्यू क्या है? ई बाई बी अपॉन ओमेगा, यहाँ रख देंगे तो सेम टू सेम मिल जाएगा। तो इसका पाथ वैसा ही हो गया जैसे किसी व्हील के पॉइंट का होता है जब वो प्योर रोलिंग करता हुआ आगे जाता है। इस पाथ का नाम है साइक्लॉइड। 11वीं क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने साइक्लॉइड। अच्छा आप ये जानते हो कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी आती है वो इसकी डबल होती है, 2e बाई बी। तो इससे पता लग गया कि मैक्सिमम वेलोसिटी होगी 2e बाई बी। हम ही जानते हैं कि यहां से यहां तक चलते वक्त ये 2 पाई आर, तो ये जब यहां से यहां तक जाएगा तो 2 पाई आर होगा, और आर की वैल्यू वहां से आ जाएगी। और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये आता है 8 आर। आपने देखा होगा 11वीं क्लास में साइक्लॉइड वाला जो पाथ है उसका लेंथ 8 आर के बराबर आता है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 8 आर। कितना दूर गया यहां से? 2 आर। ये डिस्टेंस कितना है? 2 आर। तो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 आर। तो ऐसे आप व्हील वाले आंसर से उसके आंसर लिख सकते। बस आपको क्या करना है कि व्हील के सेंटर की वेलोसिटी ई बाई बी लेना है और उसका ओमेगा क्यू बी बाय ओमेगा लेना है, क्यू बी बाय एम ओमेगा लेना है। बस उसके बाद वी बराबर ओमेगा आर से आर मिल जाएगा। फिर आप कोई भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हो किसी भी टाइम टी पर। तो जो इसके आंसर है वही उसके आंसर है। अगर कभी भूल जाओ तो इंटीग्रेट करके निकाल लो या ये डायग्राम बना लो, है ना। इस तरीके से डायरेक्टली लिख सकते हो, या इंटीग्रेट करने में भी कोई देर नहीं लगेगी आप लोगों को। सारे कांस्टेंट निकाल लोगे, है ना। 2-3 कांस्टेंट आएंगे इंटीग्रेट करने में। एक सवाल तो कर लोगे, बाकी छोड़ाएंगे और क्या है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखो ई और बी परपेंडिकुलर और रेस्ट वाला केस लिया तो देखा कि क्या हो गया। अब और नहीं देखेंगे, है ना, और कुछ गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ? पूछो ना। अच्छा सवाल, ये लो। यहां पर जब ये चार्ज पार्टिकल गया तो इसके पास वेलोसिटी v इधर था, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स इधर था और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर था। जब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट से ज्यादा हो जाएगी
तब हो जाएगा। जब वो यहाँ पहुंच गया उस समय और ज्यादा हो रही होगी, क्योंकि वी बढ़ते जा रहे हैं ना, और ये कंपोनेंट घूमता भी जा रहा है, तो एक जगह ऐसा हो जाएगा कि मैग्नेटिक फोर्स, जैसे इस पोजीशन में देखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स दोनों अपोजिट में होंगे, पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। अच्छा, ये तो प्रूव भी कर सकते हैं अपन यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ का अपन को वेलोसिटी पता है 2E/b, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया QVB, तो 2E/b, 2E/b QVB, और इधर है QE, तो B से B कट गया तो 2QE और QE, तो फोर्स तो इस तरफ हो गया QE, तो इस जगह पर मैग्नेटिक फोर्स डबल है इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स से, इसलिए इधर आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर इसमें, है ना। ये लो, वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर अरेंजमेंट। अब देखो, और कोई केस लोगे आप, तो उसमें क्या हो सकता है कि सपोज करो कि इसके पास एक कंपोनेंट होता वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का, फिर क्या होता, वेलोसिटी में वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट होता तो क्या होता, तो ये वाला मोशन जो यू हो रहा था ना, इधर तो किसी का फोर्स आता नहीं, तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहती, तो जो ये ऐसे करके यू यू हो रहा था ना, ये अब यू हो गए, फिर यू होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऊपर चला जाएगा, है ना। एक मेरे पास पहले मैंने एक वो डाउनलोड किया था एक, जिसके अंदर हम वैल्यू सेलेक्ट कर सकते थे वेलोसिटी की और मैग्नेटिक फील्ड की, जिससे है ना वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी सिलेक्ट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज के 3 कंपोनेंट है, XYZ, ऐसे वेलोसिटी के, मैग्नेटिक फील्ड के, तो फिर उसके बाद वो बताता था कि पाथ कैसा होगा, फिर उसको आप ऐसे घुमा के देख सकते हो, इधर से देख लो उधर से देख लो, तो उसमें ऐसे अलग अलग बना के देखे थे मैंने। तो कॉम्प्लिकेटेड से रहता है, कोई फायदा नहीं होता, टाइम खराब होता है, सवाल तो पेन पेपर से होता है। तो अब वेलोसिटी सेलेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो वेलोसिटी सेलेक्टर में अगर हम ऐसा करें कि QE प्लस QV क्रॉस B, इन दोनों का सम 0 कर दे, दोनों मिला के 0 हो जाए, तो ऐसा कब होगा, जब E की वैल्यू -V क्रॉस B हो, या यूं कह सकते हैं कि E की वैल्यू B क्रॉस V हो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में ऐसा हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड BV साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर हो, और उसकी डायरेक्शन B क्रॉस V से दी जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर B क्रॉस V अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B क्रॉस V। B क्रॉस V डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो और उसकी वैल्यू BV साइन थीटा हो, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा देगा, और दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। जैसे एक चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स लग गया QVB साइन थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो गया QE अपोजिट डायरेक्शन में, और E की वैल्यू BV साइन थीटा, तो कैंसिल हो गया ना, तो फोर्स 0 आ गया। जब E का मैग्नीट्यूड
बी वी साइन थीटा के बराबर। तो हम क्या करते हैं कि अच्छा ये जो वैल्यू आ रही है ये चार्ज के मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि क्यू तो कट गया, बस जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। जीरो होने से खतरा होता है, मैथ्स में जानते हैं हम, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़े। अगर चार्ज माइनस का हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स उल्टा हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स उल्टा हो जाएगा, फिर बैलेंस हो जाएंगे। तो चार्ज चाहे प्लस माइनस का हो, और बस होना चाहिए कोई भी चार्ज, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। अब जब हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी सेलेक्टर अरेंजमेंट बनाते हैं, वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होता है। कैपेसिटर की प्लेट्स लेते हैं जिनकी सहायता से हम इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। प्लेट्स को चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया इस तरफ ई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गया। अब आप मुझे बताओ कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे मैग्नेटिक फील्ड रखना है, अंदर या बाहर, किधर रखूं? कि चार्ज पार्टिकल को इधर वेलोसिटी दूंगा और उस पर फोर्स जीरो आना चाहिए। चार्ज पार्टिकल को इधर वेलोसिटी दूंगा तो उस पर फोर्स जीरो आने के लिए मुझे बी किस तरफ रखना चाहिए? बाहर की तरफ। तो वी क्रॉस बी से फोर्स नीचे आ गया, क्यू ई भी नीचे आ गया, तो ऐड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो वी क्रॉस बी से ऊपर फोर्स आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस इलाके में एक मैग्नेटिक फील्ड भी लेके आएंगे। कहाँ से लाएंगे? मैग्नेट से। तो मैग्नेट की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड लेके आए अंदर की तरफ। तो इसकी वजह से जो फोर्स आया, फोर्स का वैल्यू आया क्यू वी बी, और इधर की तरफ फोर्स आया क्यू ई। अभी दोनों फोर्स कैंसिल हो जाने चाहिए, तो क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई। तो v का वैल्यू आ गया e बाई बी। तो हमने देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से फिक्स कर ली। अब हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी, जिसकी वेलोसिटी e बाई बी होगी उस पे फोर्स जीरो हो जाएगा। जब उस पे फोर्स जीरो हो जाएगा तो फिर क्या होगा बताओ? फोर्स जीरो होगा तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगा। जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जाएगा तो अगर हमने एक ऐसा रास्ता बनाया जिसमें एकदम सामने ही, जैसे मान लो अपन ने दीवार में एक होल कर दिया उधर, और यहाँ से चार्ज को रिलीज किया है वेलोसिटी देके, अगर ये सीधा चलेगा तो उस होल से चला जाएगा, और ग्रेविटी या किसी वजह से भटक गया तो टकरा जाएगा। तो ये जो सिस्टम है इसके अंदर जिसकी वेलोसिटी ई बाई बी होगी, ई बाई बी वेलोसिटी वाला सेलेक्ट हो जाएगा, चला जाएगा। पर जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी ई बाई बी से, उसका क्या होगा? उस पर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो वो चार्ज पार्टिकल जो यूं टकराएगा उसका जो v है वो ग्रेटर देन ई बाई बी होगा, और जिसका वेलोसिटी कम होगा वो नीचे टकरा जाएगा, v लेस देन ई बाई बी। तो ये जो इस तरह का अरेंजमेंट होता है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर अरेंजमेंट। इसका प्रैक्टिकल यूज होता है, यानी हम एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल को छांट सकते हैं। हम कहते हैं कि हमने एक चार्ज पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका, तो पूछेंगे कैसे फेंका?
तो पहला पॉइंट है कि चार्ज पकड़ भी नहीं पाएंगे, चार्ज दिखते ही नहीं है। और फेंका तो फेंका भी कि नहीं फेंका कैसे पता लगा, है ना। तो ये सब करने के लिए क्या करते हैं कि हम पहले वैक्यूम क्रिएट करते हैं, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर ऐसे हवा में छोड़ देंगे ना, तो हवा के पार्टिकल बुला लेंगे इधर उधर कहाँ घूम रहे हैं, इधर आ। चार्ज पार्टिकल को अकेले घूमने नहीं देते, कोई ना कोई मैटर बिठाई ले जाएगी, इधर बैठो। उसको अकेला रखने के लिए खाली जगह चाहिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं या जो वेलोसिटी सेलेक्टर अरेंजमेंट बनाते हैं उसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं, ताकि कोई भी उसके रास्ते में ना आए, नहीं तो किसी से टकरा के भटक जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि वैक्यूम क्रिएट कर दिया, और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद में फिर ये एक्सपेरिमेंट किया। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट है इसको वेलोसिटी सेलेक्टर अरेंजमेंट कहते हैं। इसी का इस्तेमाल करते हैं हम मास पता करने के लिए। अगले पेज पे दिखा देता हूँ। ये तो यहाँ पर बात हो गई, आप लोगों ने ये तो नोट कर ही लिया। मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम क्या कर रहे हैं, ये जो अपन ने वेलोसिटी सेलेक्टर अरेंजमेंट लगाया, ये कैपेसिटर की प्लेट वाला प्लस माइनस, ये मैंने वही जो चीज बनाया उसको थोड़ा 3D में दिखा दिया। ये इस तरह का मैग्नेट है जिसका नॉर्थ इधर साउथ इधर, तो इससे उधर से उधर हो गया बी, और ई नीचे हो गया, तो क्यू ई फोर्स नीचे लग गया, और वी क्रॉस बी से फोर्स ऊपर लग गया। जब वेलोसिटी ई बाई वी के बराबर होगी तो ये अनडेविएटेड सीधा चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे इस इलाके में भी अपन बी पैदा कर लेते हैं। इधर अंदर की तरफ इस तरफ भी एक बी लेके आ जाते हैं। तो ऐसा बी होने से वी क्रॉस बी से ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, तो चार्ज पार्टिकल इस फोर्स की वजह से घूम जाता है और यहाँ टकरा जाता है। जो चार्ज पार्टिकल सेलेक्ट हो गया उसको फिर आगे मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा है, दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से। तो वी है इधर, बी है अंदर, वी क्रॉस बी से फोर्स आया ऊपर, तो ये यूं घूम गया एक सर्कुलर आर्क में। जिस डिस्टेंस पे गया वहां से देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ लाइट जल जाती है, टकराने से कुछ लाइट जनरेट होती है, तो उसको मेजर कर लेते हैं। ये वाला डिस्टेंस नाप लेते हैं। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, 2 mv अपॉन क्यू बी। ये रेडियस होगा ना, डबल डायमीटर हो गया। और v की वैल्यू क्या है, ई बाई बी, ई बाई बी डैश, यहाँ का बी डैश मान लो। तो इस इक्वेशन में अब अपन को d पता है, e और b पता है, तो m मिल जाएगा। तो किसी छोटे चार्ज पार्टिकल का मास कैसे पता करोगे, उसका तरीका हो गया मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो हमने क्या किया कि एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी सेलेक्टर से निकाला, वेलोसिटी सेलेक्टर से निकालने से उसका v फिक्स हो गया, e बाई बी। तो v फिक्स हो गया तो उससे हमें r मिल गया, और r हमने मेजर कर ली, तो उससे अपन को
एम मिल जाएगा। हाँ ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे बोर्ड की तरफ, है ना, बोर्ड की तरफ है। तो इस तरह से ये घूम गया। तो ये डिस्टेंस नाप करके हम उस चार्ज पार्टिकल का मास पता कर लेते हैं। तो इतने छोटा पार्टिकल जिसको हम देख भी नहीं पाते, है ना, हम तो किसी एटम को कहाँ देख पाते, तो बिना देखे ही सब कुछ बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ क्या दिखाई देगा जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ टकराएगा ना, तो यहाँ से लाइट पैदा होगी। ऐसी स्क्रीन है ये, ऐसा स्क्रीन बनाया कि ये इससे टकराते वक्त यहाँ लाइट पैदा होती, लाइट पैदा होती तो पता लग जाता है कि लाइट यहाँ पैदा हुई। फिर उसको उसको एडजस्ट कर लेते हैं। कई बार ऐसे दूरबीन से देखते हैं, ऐसे हाइट पे सेट कर लेते हैं कि इसके सामने हो रहा है। फिर वहां से स्केल से लेंथ नाप लेते हैं, फिर हिसाब लगा लेते हैं कि टोटल इतना लेंथ है, तो इतना इसका मास होगा। तो इस तरह से हम छोटे चार्ज पार्टिकल के मासेस पता कर लेते हैं, जिसको हम देख भी नहीं पाते। ये सारा काम वैक्यूम में किया जाएगा। ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है ये भी हमने जान लिया। अगले पेज पे चलते हैं। क्या हो गया ना नोट ये? साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन भी एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसका तो हमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या था कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से टकराते हैं। ये एक्सपेरिमेंट जो थे रदरफोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने किया था। रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट से कहा कि ये एक्सपेरिमेंट करो। रदरफोर्ड ने पहले अल्फा डीके का स्टडी किया था। तो अल्फा डीके में उन्होंने ये देखा था कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं काफी तेज स्पीड से रिलीज होते हैं। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा, उस जमाने में ज्यादा स्पीड से चार्ज पार्टिकल प्राप्त करने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो नेचुरली हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल हमें अल्फा डीके से मिलता था। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स से टक्कर लगवानी है अपन को, तो इसलिए अपन ऐसा करते हैं कि ये अल्फा डीके वाला कोई सब्सटेंस लेके आते हैं। तो अल्फा डीके का सब्सटेंस लिया, उससे जो अल्फा पार्टिकल रिलीज होते थे उसकी स्पीड ज्यादा होती थी, और उनसे वो एक्सपेरिमेंट करवाया। तो ये तो होगी पुराने जमाने की बात कि जो भगवान ने दिया उसी को यूज कर लो। फिर लोगों ने सोचा कि हमको खुद ही कभी स्पीड बढ़ानी पड़ जाए, तो हम खुद ही क्रिएट करें, ऐसा कुछ करें कि हम खुद ही ज्यादा स्पीड प्राप्त कर लें। तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट सजेस्ट किए गए, उसमें से ये साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन के थ्रू हम हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल प्राप्त कर लेते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं अब इसको देखेंगे, इसमें क्या क्या रहता है ये देखेंगे।
ये है मेटल के बने हुए होलो कंडक्टिंग होलो कंडक्टिंग डी। इसका शेप डी जैसा है, इसलिए इनको डी कह रहे हैं। तो अपन ने होलो कंडक्टिंग, जैसे ये जाते हैं ना ये सिस्टम, जैसे ये दिख रहा है ना, इसमें खाली जगह है, ऐसे ही बस उसका शेप डी जैसा है। तो ये होलो कंडक्टिंग डी हमने लिया अरेंजमेंट के अंदर, जो हम स्पीड बढ़ाना चाहते हैं उसमें तरकीब बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। तो दो होलो कंडक्टिंग डी लिया, ये मैंने 3D डायग्राम लिया। अब इसको हम 2D में दिखा रहे हैं। इधर 2D में अच्छा लगता है डायग्राम। ठीक है, ये दो हमारे डी हो गए, ये वाले। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं एसी सोर्स के साथ। वोल्टेज लगा दिए, एसी वोल्टेज। तो ये बन गए कैपेसिटर, है ना। एक तरह से इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा। अब ये एसी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, कभी ये पॉजिटिव होगा कभी वो पॉजिटिव होगा, चेंज होता रहेगा। तो एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। इस तरफ टर्मिनल मान के इसको पॉजिटिव मान लो, ये नेगेटिव हो गया। इसकी वजह से क्या होगा, इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, ये सिर्फ इस इलाके में रहता है, इधर। इसके अंदर ई जीरो है, ई इनसाइड जीरो। कंडक्टर के अंदर ई नहीं आता है, तो इस कंडक्टर के अंदर वाले हिस्से में ई जीरो है। ठीक है, तो कंडक्टर की इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता है। ये डी बहुत पास पास है, तो यूं मान लो कि लगभग क्लोज कंडक्टर जैसे ही हो गए, है ना। तो वो जो भी ऊपर चार्ज होंगे तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर रहेगा, और जो बिल्कुल पास पास के पॉइंट्स है उनके बीच रहेगा, पर अंदर वाले हिस्से में नहीं रहता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो अंदर वाली जो जगह जहां पर ई नहीं है, वहां पर बी लेके आते। जहां ई नहीं है वहां बी लेके आएंगे। बी कहां से लाएंगे, मैग्नेट से। इसके ऊपर अगर हमने एक मैग्नेट रख दिया, इसका नॉर्थ पोल, दूसरा मैग्नेट का साउथ पोल, तो इधर बी हो जाएगा इसके अंदर। इस डी वाले इलाके में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ये बी है, वो ई है। ठीक है,
अब देखो तरकीब क्या है। सीधी सादी बात तो ये थी कि अगर हमें कोई भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ानी है तो वेलोसिटी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ घुमा ही सकता है। तो अगर अपन ऐसा कर दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पूरे इलाके में रख दें, फिर चार्ज पार्टिकल को रिलीज करें और उस पर फोर्स लग जाएगा क्यू ई, ये भागता जाएगा, तो यहां पर अपन को वी मिल जाएगा, हाई वी मिल जाएगा। हो गया, ऐसे 5 किलोमीटर भगा दिया और अच्छा खासा वी आ जाएगा। फिर बोले 5 किलोमीटर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से लाएंगे, है ना, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इतने इलाके में कैसे ला सकते हैं। तो इसमें फिर समस्या हो रही। हालांकि लाएंगे तो बहुत पैसे लग जाएंगे, लोग लाते भी हैं। ये जो आपने एक्सपेरिमेंट सुना होगा प्रोटॉन प्रोटॉन कोलिजन, उसमें काफी किलोमीटर लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करके आता है चार्ज पार्टिकल, तो उसमें ऐसे ही तो उसकी स्पीड बढ़ाते हैं, उसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाई जाती है, हाई स्पीड से कोलिजन कराया जाता है। तो आपको ज्यादा लंबा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उसमें फिर कॉस्ट बढ़ जाती है। तो वो एक्सपेरिमेंट जो करते हैं तो सब लोग कहते हैं आप भी पैसे दो, आप भी पैसे दो, मिल के करेंगे। जर्मनी वाले दो, फ्रांस वाले दो, भारत वाले से बोले आप भी दो, आपको भी इंफॉर्मेशन देंगे हम, है ना, जो रिजल्ट आएगा उसको आपको देंगे हम। ठीक है, हम 100 रुपये ले लो। तो कहने का मतलब कि जिसके पास जैसे पैसे हैं वो वैसे दे देता है। तो इसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, फिर उसका मिला कुछ नहीं उनको अभी तक, है ना। तो यहाँ पर जो चार्ज है हमारे पास इधर से उधर जा रहा है, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं था। तो ये वाले में क्या आइडिया रखा किसी ने, उसने ये कहा कि अपन ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एक छोटे इलाके में रखेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड से स्पीड बढ़ा देंगे और मैग्नेटिक फील्ड से घुमा के वापस लेंगे, है ना, आइडिया ऐसा रखा। फिर बोला कि जब वो वापस आएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड को उल्टा कर देंगे, उलट देंगे, तो फिर इधर जाते वक्त इधर स्पीड बढ़ जाएगा, फिर ऐसे घूम करके आएगा, उधर वाली साइड से फिर घुमा देंगे। तो अपन एक छोटे से इलाके में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, वो हम कर सकते हैं। एक छोटे से इलाके में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके रखना की कॉस्ट कम है। तो अपन चार्ज पार्टिकल को छोटे से इलाके से गुजारेंगे पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारेंगे। निकला और फिर इसको घुमा के लिए, फिर वो घूम करके फिर निकला, फिर घुमा के लिए, ऐसे बार बार घुमाएंगे। तो क्या होगा आप देखो, यहां से रिलीज किया सेंटर पे। अब मैं क्या इसको दूसरे पेज पे करता हूँ, तो डायग्राम समझ में आ गया। इधर देखो, ये जो थोड़ा सा डिस्टेंस दिखा देता हूँ इसमें समझ में आने के लिए, ऐसे। अब हमने ये मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, तो हमने क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल को सेंटर पे रिलीज किया। जब चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ दिया तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग गया क्यू ई, ये आधा डिस्टेंस हो गया d/2 और इधर है d/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो वर्क किया वो हो गया क्यू ई इंटू d/2 इज इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर। इससे उसका वेलोसिटी आ जाएगा। तो ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसके पास आया वेलोसिटी v1। अब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ b है, तो इससे क्या हो जाएगा, v क्रॉस b से सेंटर इसका इधर आ जाएगा। तो फिर इससे ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमेगा। जब ये चार्ज पार्टिकल यूं घूमेगा तो वापस ये v1 वेलोसिटी से यहां पर आएगा। तो जब ये यहां पहुंचेगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल वर्क हो जाएगा क्यू ई इंटू d/2, तो पहले हो गया जो यहां से यहां तक हुआ था, फिर यहां से यहां तक होगा
प्लस क्यू ई डी इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर। यहाँ की वेलोसिटी वी टू हो गई, अब वेलोसिटी बढ़ गई। मैंने क्या यहाँ से लेके वहां तक का वर्क निकाल लिया। स्टार्टिंग से इसलिए निकाल लो कि स्टार्टिंग में 0 है, तो यहाँ से वहां तक का डायरेक्ट टोटल वर्क आ गया। अब ये स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई, तो अब ये बड़े सर्कल में जाएगा, फिर बड़े सर्कल में जाएगा, तो फिर ये V2 से यहाँ आएगा, फिर ये इधर जाएगा, तो फिर इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी V3, तो वो हो जाएगा QED/2 प्लस 2QED बराबर हाफ mv3 स्क्वायर। अगर E कांस्टेंट मान रहे हैं हम तो ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है जिसको हम रिलीज करते हैं, ये ऐसे घूमता घूमता जाता है, लास्ट में ऐसे ही रास्ता दे देते हैं इसको यहाँ से निकलने के लिए। ये सीधा सीधा चलेगा यहाँ, ऐसा मान लो, ऐसा घूमता घूमता बाहर आ जाएगा। तो ये जो आखिरी वाली जो वेलोसिटी होगी, तो जो आखिरी रेडियस होगी ना इसकी, वो आपके इस साइक्लोट्रॉन की जो मैक्सिमम रेडियस है उससे उसका v पता लग जाएगा, v मैक्सिमम। क्योंकि अपन जानते हैं कि r मैक्सिमम ये हो जाएगा mv मैक्सिमम अपॉन क्यू बी। यहां से अपन को मैक्सिमम वेलोसिटी क्या मिलेगी ये पता लग जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें चार्ज पार्टिकल को घुमा घुमा के मैग्नेटिक फील्ड से लाते, तो हर बार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती, और इसके लिए फिर टाइमिंग मैच करना इंपॉर्टेंट बात है। घूम करके जब वापस आएगा तो टाइम मैच करना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। ये जो सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड होता है ये वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है। तो ये अच्छी बात है, वेलोसिटी कितनी भी बढ़े टाइम तो फिक्स हो गया। तो एसी सोर्स जो हम लगाते हैं यहाँ पर इसके साथ, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इसी के बराबर होती है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी इसके सर्कुलेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच खा गई, तो इसलिए इसका नाम रख दिया रेजोनेटर। इसका उसके साथ रेजोनेंस हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ऐसा हमको पता लग रहा है। तो इसलिए जो एसी सोर्स है इसको अपन रेजोनेटर कहते हैं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी वही रखते हैं जो उसकी रखते हैं। तो आधे सर्कल का टाइम T/2 होता है, तो T/2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, फिर T/2 तक नेगेटिव, कैसे बार बार आता जाएगा। अब इसमें और भी कुछ फैक्टर है थोड़ा बहुत, जैसे यहाँ से गुजरने का टाइम, जो यहाँ से निकलेगा ना वो एक्स्ट्रा टाइम होगा, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता जाएगा, थोड़ा सा और उसका हिसाब चेंज रखना पड़ेगा। जो बहुत छोटे चार्ज पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा कहते हैं कि साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रॉन काम नहीं आते हैं। ऐसे कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स जो आयनाइज हो जाते हैं, प्लस के चार्ज आ जाते हैं, उन्हीं के लिए काम का है ये। इलेक्ट्रॉन में क्या दिक्कत है, तो उसमें यूँ कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है जब तेज वेलोसिटी आ जाती है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्पीड मिल जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा आ जाती है, उस इक्वेशन में मास नीचे जा रहा है ना, नीचे डिवाइड होगा ना, तो v ज्यादा आ जाएगा। तो v ज्यादा आने से क्या होता है कि फिर रिलेटिविटी वाले फॉर्मूले आ जाएंगे, और रिलेटिविटी के फॉर्मूले से फिर मास वेलोसिटी डिपेंडेंट हो जाता है, फिर टाइम पीरियड v डिपेंडेंट हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाती है, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो जनरली हम जो हैवी
आयंस होते हैं उनको स्पीड बढ़ाने में का प्रैक्टिकली यूज करते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आती। ये इस तरह के अरेंजमेंट का नाम रखा गया साइक्लोट्रॉन। ये आपके पुराने टाइम में बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आता था लगभग हर दूसरे साल। फिर कुछ वर्ष पूर्व, आज 1-2 साल पहले इसे हटा दिया गया कि अब मत पूछो। अब ये मुझे नहीं पता कि अब आपके सिलेबस में क्या है, और मुझे तो बोर्ड देना नहीं है, अब आप लोगों को देना है। तो आप लोगों को कुछ पता भी है कि आपके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है? हैं? क्या आप लोगों से मैंने बोला था कि आपने भैया लोगों से किसी से इसी साल का बोर्ड का पेपर देखना है, इसमें कितने सवाल आते हैं? देखे किसी ने? देखा था? कितने क्वेश्चन थे उसमें? तुमने अपने बोर्ड के देखे हैं? ठीक है। हैं? ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम T/2 होगा ना, हाफ सर्कल है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसमें भी तो टाइम लगेगा, इसमें भी कुछ टाइम होगा ना खर्च। फिर अगले वाले में प्लस टी करेंगे तो T/2 प्लस ये वाला टाइम। तो फिर वो एसी एसी सोर्स तो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद काम करता है, तो उसमें अगर गैप होगा, मतलब उस टाइम पे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा जब वो वहां पहुंचा, तो फिर उसमें दिक्कत आएगी ना। यानी जिस समय चार्ज वहां पहुंचता है उससे पहले ही ई की डायरेक्शन चेंज हो जानी चाहिए। हैवी पार्टिकल की स्पीड कुछ ज्यादा नहीं मिलती है रिलेटिवली, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। पर बहुत कम छोटा मास वाला पार्टिकल बहुत तेज भागता है इसके थ्रू। तेज भागेगा तो उसमें चक्कर ये पड़ेगा कि मास वेलोसिटी डिपेंडेंट हो जाएगा, तो टाइम पीरियड बदल जाएगा। फिर टाइम पीरियड गड़बड़ हो जाने से फिर सही से मैच नहीं हो पाएगी, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी सर्कुलर मोशन की रिस्क की, है ना। तो ये बात हो गई साइक्लोट्रॉन के बारे में। तो चार्ज पार्टिकल के केस में सारे तरह के जानकारी मैंने दे दिए। और भी कोई जानकारी होगी तो आप कहाँ से पढ़ेंगे? HCV से और NCERT से। अभी अपन ने मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पढ़ लिया, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मैग्नेट भी पढ़ लिया। अब रह गया मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर एंड लूप, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज यहीं तक, ठीक है? थोड़ा जल्दी छोड़ देते हैं आज, ठीक है? अब होमवर्क, होमवर्क क्या है? एक DPP और HCV में कुछ किया क्या आप लोगों ने? मैग्नेटिक फोर्स वाले में चार्ज का कोई अलग से नहीं होगा, इस शीट में से देते हैं आपको, एक्सरसाइज 2 में से। एक्सरसाइज 2 में आपको कुछ तो क्वेश्चन दे रखे हैं ना। अपनी क्लास कल है कि नहीं है? कल है ना? ठीक है, चलो फिर कल पढ़ाने के बाद देंगे। एक DPP कर लेना।